नमस्कार। D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मंजीत सिंह बल, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पैथोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड रह चुके हैं, रिटायर्ड हेड हैं। इसके अलावा इन्होंने साहित्य और सेहत से जुड़ी 13 किताबें लिखी हैं। डॉक्टर मंजीत सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मंजीत सिंह जी, आज हम बात करेंगे कि प्रोस्टेट कैंसर के ऊपर। प्रोस्टेट होता क्या है, सबसे पहले आप हमें ये बताइए। प्रोस्टेट या इसको गुदूदा भी बोलते हैं या गुदूद भी बोलते हैं, ये पुरुषों में होता है, औरतों में नहीं होता। सो इसलिए जो भी इसकी समस्याएं हैं या जो भी डिजीज़ हैं वो सिर्फ मर्दों में ही होंगी। और इसका एक ख़ास उम्र में जो भी समस्याएं शुरू होती हैं वो है, वैसे तो ये बढ़ना शुरू कर देता है 40 साल के बाद, बट 60 साल के बाद इसकी जो समस्याएं हैं वो शुरू हो जाती हैं। और 80 से 90 साल तक की जो उम्र के हैं बुज़ुर्ग, उनमें तो 100% लोग, मतलब तकरीबन सारे ही लोग इससे प्रभावित होते हैं। और कहते हैं, जो खोज हैं वो कहती है कि जैसे किसी बंदे के, किसी औरत के जैसे बाल सफ़ेद होते हैं, वैसे ही ये प्रोस्टेट की समस्याएं होती हैं कि जैसे उम्र बढ़ती है तो ये प्रोस्टेट की समस्याएं शुरू होती हैं और होनी ही होती है। सो इसलिए इसका एक उम्र का है पक्का, इस उम्र में ही होना है, और दूसरा कि ये मर्दों में ही होना है। क्या प्रोस्टेट की जो समस्या होती है वो हेरिडिटिकल भी होती है, पैतृक होती है? कह सकते हैं थोड़ा बहुत, बट जो मैं पहले कहा कि ये तो सभी में ही होती है। अगर किसी के बाप दादे को ना हुई हो तो उसको भी ये हो सकती है, क्योंकि ये उम्र के बढ़ने से ये समस्या पैदा होती है। जब किसी को प्रोस्टेट की समस्या हो जाती है तो उसे क्या क्या परेशानियां होती हैं? जो ये गुदूदों की समस्याएं हैं या प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स हैं, उसको कहते हैं प्रोस्टेटिज्म। वेग या ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा वर्ड है, एक लफ्ज़ है प्रोस्टेटिज्म। प्रोस्टेटिज्म जब ये इस उम्र में बंदा आता है तो उसको जैसे पेशाब की समस्याएं होती हैं, क्योंकि ये जो अंग है ये पेशाब प्रणाली से संबंधित है और जनन प्रणाली से भी संबंधित है। पहले मैं जनन प्रणाली की बात बता देता हूँ कि जब जो निकलते हैं, शुक्राणु निकलते हैं टेस्टिस से, पतालुओं से, उसमें जो लिक्विड, जो तरल पदार्थ मिलता है वो प्रोस्टेट से मिलता है, और वो प्रोस्टेट से मिलके उसके बाद ये वीर्य पूरा बनता है और खारिज होता है, जिससे बच्चा पैदा होता है। और यूरिनरी सिस्टम, जो पेशाब प्रणाली है, उसमें इसलिए इसका होता है कि ये जो मसाना है या यूरिनल ब्लैडर जिसको बोलते हैं, उससे नीचे जो पेशाब की नाली शुरू होती है वो प्रोस्टेट के बीच में से होके गुजरती है और फिर बाहर आती है। सो जब कोई समस्या प्रोस्टेट की होती है तो वो नाली जो है ना वो कंप्रेस हो जाती है, प्रेस हो जाती है, तो इसलिए पेशाब की जो समस्याएं वो होती हैं इसके बढ़ने से। कोई भी प्रोस्टेट की समस्या हो उसमें प्रोस्टेट का साइज ही बढ़ता है। जब किसी को यूरिन की समस्या हो जाती है तो इसका मतलब उसको प्रोस्टेट हो गया, या कुछ और भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं शरीर में? यूरिनरी प्रॉब्लम्स तो और भी हैं, जो नीचे वाला लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट उसको बोलते हैं, उसमें भी हो सकती हैं, कोई इन्फेक्शन हो या कोई पास वगैरह बन जाए, वो तो अलग बात है। बट जो प्रॉब्लम्स प्रोस्टेट के साथ होती हैं यूरिन की, उसमें ये आता है कि जब प्रोस्टेट बढ़ जाता है ना तो यूरिन जो है वो पूरा पेशाब पूरा बाहर निकल नहीं सकता अच्छी तरह, और जब और बढ़ जाता है तो फिर बंदा जब पेशाब करने जाता है तो ऐसे छोटे छोटे ड्रॉप्स ही निकलते हैं, उसको ड्रिबलिंग कहते हैं, ड्रिबलिंग। तो अगर कोई बंदा ठीक टाइम से या
दूर रहता है या अज्ञानता करके या किसी के पास पैसे नहीं है डॉक्टर के पास जाने के लिए, तो ऐसे घर ही बैठा रहता है, तो बिल्कुल पेशाब बंद ही हो जाता है। तो उसको पंजाबी च असीं कहने हैं बन पै गया, तो बन पै जाता है, तो बिल्कुल निकलता ही नहीं है, तो फिर तो वो एमरजेंसी बन जाती है, फिर तो उसको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। क्या इसमें दर्द भी होता है? ऐसे किसी भी प्रोस्टेट की समस्या में कोई दर्द नहीं होता। सिर्फ दर्द तब होता है जब पेशाब नहीं निकल रहा और मसाना पूरा जो है यूरिनरी ब्लैडर बिल्कुल फुल हो गया और पेट भी इतना टेंस हो जाता है भर के, तो फिर प्रेशर की वजह से दर्द होगा। अदरवाइज़ जो पहलियाँ मैंने समस्याएं बताई हैं कि थोड़ा थोड़ा पेशाब आएगा या फिर अर्जेंसी होती है कि मैं एकदम दौड़ के जाता है बंदा यूरिन पास करने के लिए, उसको अर्जेंसी बोलते हैं, तो उसमें ऐसी दर्द नहीं होती। हाँ, अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो फिर, क्योंकि अगर पेशाब इकट्ठा होगा तो इन्फेक्शन भी हो जाएगी, फिर हो सकता है कि जब पेशाब करता है बंदा तो पेशाब के साथ दर्द हो, अदरवाइज़ कोई ऐसा दर्द होता नहीं है। कैसे पता चलेगा कि किसी को प्रोस्टेट हो गया है? जैसे मैंने पहले बताया, एक तो बंदे की उम्र का है कि उसको जब पता है कि मैं अब कोई बंदा 55 साल का या 60 साल का या इससे ऊपर है, तो उसको पेशाब की ऐसी समस्या आ रही है कि पेशाब जब करने जाता है तो अर्जेंसी में जाता है और वहाँ पेशाब निकलता नहीं है, या थोड़े थोड़े ड्रॉप्स निकलते हैं, या अगर ड्रॉप से भी ज़्यादा निकलता है तो फिर उसको जो ऐसे पूरा धार नहीं बनती, ऐसे उसकी जो टांगें हैं उसके नीचे सीधा मतलब गिरता रहता है और उसके कई बार कपड़े भी गीले हो जाते हैं। तो ये ऐसी समस्या जब आती है तो फिर बंदे को सोच लेना चाहिए कि मेरी उम्र भी इतनी है और ऐसी समस्या भी आ रही है, तो मैं डॉक्टर के पास जाऊं और चेकअप करवाऊं। कौन कौन से टेस्ट होते हैं? सबसे पहले तो इसका है रेक्टल डिजिटल एग्जामिनेशन, उसी से ही काफ़ी कुछ तो पता चल जाता है। रेक्टल डिजिटल एग्जामिनेशन का मतलब है कि जो गुदा है उसके, क्योंकि ये आगे होता है प्रोस्टेट, तो वो जो डॉक्टर है सर्जन या यूरोलॉजिस्ट, वो देखते हैं ग्लव्स के साथ उंगली डाल के गुदा में और उसको फील करते हैं। उसको फील करने के से ही पता चल जाता है कि ये जो प्रोस्टेट है उसका साइज़ काफ़ी बड़ा हुआ है। अगर वो बहुत सख्त आ रहा है, हार्ड है, तो इसका मतलब प्रोस्टेट का कैंसर भी हो सकता है। पर प्रोस्टेट कैंसर में इसका जो कंसिस्टेंसी है वो हार्ड होती है। और अगर कोई और समस्या हो जिसमें पस बन गई हुई इन्फेक्शन की वजह से, तो फिर ये ऐसे होगा कि जैसे गुब्बारा है, मतलब फील में ही पता चल जाता है कि इसके अंदर कोई तरल है। तो ये डॉक्टर जो है वो फील करके देख लेता है। उसके बाद इसका करवाते हैं अल्ट्रासाउंड, तो अल्ट्रासाउंड से भी काफ़ी कुछ पता चल जाता है। फिर एक और टेस्ट होता है कि अगर किसी का कैंसर सस्पेक्टेड है कि कैंसर ना हो, उसका एक और टेस्ट है FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, जो उंगली से जब डॉक्टर देख रहा होता है तो उसके साथ उंगली के साथ साथ ही एक लंबी सी नीडल लेकर तो उसमें प्रोस्टेट में डालते हैं और उसमें से कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं सिरिंज के साथ, जो भी निकलेगा थोड़ा बहुत। अगर तो पस है तो पस निकलेगी, अगर नहीं है तो जो भी सेल निकलेंगे उसकी खुर्दबीनी जांच होती है और खुर्दबीनी जांच से पता चल जाता है कि कैंसर है या कैंसर नहीं है, या कोई पस है या कोई इन्फेक्शन वाले सेल्स आते हैं। तो उसके बाद जो भी ऑपरेट या जो भी कुछ करना होता है। ये कब सबसे ज़्यादा खतरनाक स्टेज में होता है? खतरनाक एक तो वो जैसे मैंने पहले बताया कि अगर बंदा आता नहीं है और कैंसर भी नहीं है, वैसे ही उसका प्रोस्टेट बहुत साइज़ बढ़ गया है और बंदा आ नहीं सकता हॉस्पिटल में, जा आता नहीं है, इग्नोर करता है, तो मसाना भी पूरा भर जाता है क्योंकि बाहर यूरिन निकल नहीं सकता। उसके बाद बैक प्रेशर जाता है जो ऊपर तक गुर्दे में, किडनीज़ में, बोथ किडनीज़ में, तो दोनों किडनी में भी वो सारा जो यूरिन जमा हो जाता है जो नीचे नहीं आता। और इस स्टेज में आजकल मरीज़ कम ही आते हैं क्योंकि काफ़ी लोगों को अब ज्ञान हो गया है, अवेयरनेस हो गई है, तो फिर भी कई लोग आ जाते हैं कि उनका किडनी फेलियर शुरू हो जाता है
किडनी फेलियर तो आपको पता ही है, अगर किसी का किडनी फेलियर हो गया तो फिर तो वो बंदा बच ही नहीं सकेगा, या तो फिर किडनी ट्रांसप्लांट कराए। तो अगर किडनी ट्रांसप्लांट करवाने जोगा वो होता तो फिर वो प्रोस्टेट ही ठीक करवा लेता, वो तो पहले ही आ जाता। सो ऐसे कम आते हैं कि फिर भी दूर दुराडे से कई लोग आते हैं, और ये इमरजेंसी वाली बात होती है। दूसरा है क्रिटिकल कंडीशन, जो आपने क्वेश्चन पूछा है, वो है कि अगर इसका प्रोस्टेट का कैंसर है। प्रोस्टेट कैंसर में कई बार ना इसमें से ब्लीडिंग हो जाती है काफ़ी, दर्द फिर भी नहीं होती। पहले आपने क्वेश्चन पूछा था दर्द फिर भी नहीं होता, और कई बार ब्लीडिंग ज़्यादा भी हो जाती है, फिर उसके लिए उसको रिप्लेस करने के लिए खून भी देना पड़ता है। सो ये है कि अगर आपको या किसी बंदे को जो भी प्रॉब्लम है उसको पता चल गया है तो उसका वक्त से ही इलाज करवा ले और डॉक्टर के पास जाए और उसका ट्रीटमेंट जो भी है। क्या इसमें ब्लैडर फटने की भी संभावना होती है? ब्लैडर फटने की संभावना हो तो सकती है, बट ऐसा किसी हमने केस देखा नहीं है इतने सालों में, क्योंकि ब्लैडर की जो उसका दीवार वाल है ना उसकी, वो इतनी होती है ना फ्लेक्सिबल, को काफ़ी दूर तक फैल सकता है। और जब ऐसे पेशेंट मैंने देखे हैं शुरू में, आजकल अवेयरनेस ज़्यादा है, पहले जब मैं तो यहाँ तक आ जाते हैं, इतना पेट फुला होता है तो वो सारा ब्लैडर ही होता है, बट फटता नहीं है, उसकी ऐसी होती है। तो उसको तो फिर इमरजेंसी में लेके आते हैं, तो सबसे पहले तो उसका ये इलाज करना होता है कि उसका यूरिन निकालो। तो नाली डालते हैं पेशाब वाली जगह से, तो नाली भी कई बार बड़ी मुश्किल से डलती है बिकॉज ऑफ दैट साइज ऑफ द प्रोस्टेट। तो वो फिर नाली से जब पेशाब निकल जाता है तो बंदे का सांस भी सौखा हो जाता है, ईजी हो जाता है। पहले तो सांस लेने भी मुश्किल होती है, तो उसके बाद जब सांस एक बार को ठीक हो गया और पेशाब निकल गया, फिर उसको बंदे को थोड़ा आराम भी मिलता है। तो फिर पूरा इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद नेक्स्ट जो भी है प्रोस्टेट का इलाज हो। क्या इससे और भी बीमारियां हो सकती हैं? और बीमारियां इसके ये है कि जैसे मैंने बता दिया कि किडनी अदरवाइज तो इसके हेल्दी है, गुर्दे हेल्दी हैं, बट बिकॉज ऑफ बैक प्रेशर तो वो गुर्दे में प्रॉब्लम हो सकती है। दूसरा है कि अगर इसका कैंसर हो प्रोस्टेट का, तो उसकी जो हम उसको पंजाबी में कहते हैं उसकी जड़ा फैल गई, जड़ें फैल जाती हैं। जी। तो जड़ें जब इसकी फैलती हैं, ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ इसका उसको मेटास्टेसिस बोलते हैं। तो इसका स्पेसिफिक है कि वो हड्डियों में जाती हैं इसकी जड़ें फैल के, और हड्डियों में सबसे नज़दीक इसके होती है स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड में जब जाती हैं तो जो स्पाइनल कॉर्ड के वर्टिब्रा है वो कोलैप्स हो जाते हैं, और कोलैप्स होने की वजह से वो स्पाइनल कॉर्ड हो जाती है अफेक्ट, तो फिर पैरालिसिस हो जाता है लोअर लिम्स का। क्या ये क्योरेबल है? अगर है तो इससे बचने के क्या उपाय हैं? क्योरेबल तो जब टाइम से आएगा बंदा, तो प्रोस्टेट जो कैंसर वाला नहीं भी होता उससे भी जल्दी इलाज हो के तो वो ठीक हो जाता है। और कैंसर वाले में भी आजकल काफ़ी कुछ अवेलेबल है, सर्जरी है, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, उससे काफ़ी मरीज़ ठीक हो जाते हैं। इसमें खाने पीने का भी खास ध्यान रखना चाहिए? खाने पीने का तो ओल्ड एज में वैसे ही रखना चाहिए कि काफ़ी और भी बीमारी हैं जो होती हैं, वो थोड़ा अगर बंदा एक्टिव रहे, सैर करे, चर्बी वाली चीज़ें कम खाएं, और सिगरेट नोशी अगर करता है तो वो बंद कर दे या बहुत कम कर दे, और विस्की का भी परहेज़ करे। ये तो जनरल हैं, और थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग रखे तो प्रोस्टेट का भी और दूसरी बीमारियों का भी काफ़ी उसके ऊपर अच्छा असर पड़ता है अगर ऐसा फॉलो करे तो। डॉक्टर मंजीत सिंह जी, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।